प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा मुख्य जो प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है वो है काव्य के तत्व क्या है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, छोटा प्रश्न भी आ सकता है और बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। छोटा प्रश्न आ सकता है काव्य के तत्व कौन कौन से हैं। तो काव्य के तत्व आपको बताना है। काव्य के तत्व आपको शब्द तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व या उसको शैली तत्व भी कहते हैं। छोटा प्रश्न आ जाए तो 30 शब्दों में इनको या 2 पंक्ति इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार से अगर 250 शब्दों में 250 शब्दों में अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको थोड़ा विस्तार से उसको लिखना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है कि काव्य की परिभाषा देते हुए, ध्यान से सुनना है, काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के प्रमुख तत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है, इसलिए आपको उसको ध्यान से समझना है। परीक्षा में कैसे क्या लिखना है ध्यान में, पहले आपको काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना। उसके पश्चात सीधा आपको अपने मूल विषय वस्तु पर जाना, काव्य के तत्व। देखिए आपको पहले बता चुका मैं कि काव्य के तत्व को लेकर के संस्कृत साहित्य के विद्वान, आंग्ल साहित्य के विद्वान और हिंदी साहित्य के विद्वान सब ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब जहाँ तक अब हम हिंदी साहित्य की बात करें, हमारे हिंदी साहित्य में काव्य के तत्व के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में हमने कहा कि उसके मूल जो तत्व है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, काव्य के जो तत्व हैं, ध्यान देने की बात में पहले सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, एक है शब्द तत्व। देखिए शब्द तत्व, बहुत से विद्वानों ने शब्द तत्व के बारे में अलग अलग बातें बताई है, ठीक है ना। शब्द तत्व यानी कुछ विद्वानों ने कहा है कि कोई भी काव्य होता है उसके अंतर्गत शब्द जो है उसका विशेष प्रभाव होता है। अगर किसी काव्य में से शब्द का मूल रूप से उसको हटा दिया जाए वो काव्य निष्प्राण हो जाएगा, काव्य प्रभावहीन हो जाएगा और काव्य का कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए काव्य के जो तत्वों में है शब्द का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान दीजिए, शब्द का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण आपने इसमें कुल प्रकार की 3 वृत्तियां इसमें बताई और उसी वृत्तियों के आधार पर शब्दों का सुनिश्चित रूप से उसका नियोजन किया जाता है। 3 वृत्तियां बताई, ध्यान दीजिए, पुरुषा वृत्ति, कोमलावृत्ति और उपनागरिकावृत्ति। ध्यान दीजिए, अगर हम काव्य गुण के बारे में इसका अध्ययन करें तो इसमें पुरुषावृत्ति में काव्य में है, ध्यान देने की बात है, कठोर, जिसको कह सकते काव्य के गुण में कौन सा है, ओज गुण। ओज गुण कठोरता होती है, कटु तत्व होते हैं और उसमें ट ड ढ वाले वो हम अलग प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 वृत्तियाँ इसमें हैं जिसमें पुरुषावृत्ति में कठोर वर्णों का होता है और दूसरा है कोमलावृत्ति में कोमल शब्दों का नियोजन होता है और उपनागरिकता में मधुर शब्दों का नियोजन होता है। मधुर शब्दों का मूल रूप से उसमें एक विशेष क्रम से उसमें नियोजित किए जाते हैं, पता है जाती है, उसको इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है ना। इस शब्द तत्व के अंतर्गत मूल बात ध्यान दीजिए, शब्द तत्व जो बात है उसमें मूल बात क्या बताई गई है, ये 3 वृत्तियां होती हैं और 3 वृत्तियों में विशेष रूप से अलंकारों का शब्द तत्व जो चमत्कार है इन वृत्तियों पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, मैंने आपके पूर्व क्लास में इसके काव्य के तत्व के बारे में विस्तार से आपको मैंने इसके कहने के मतलब इसके उदाहरण से आपको समझाया था नहीं, लेकिन अब परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। आपको पता है इकाई की बाध्यता रही नहीं है, छोटे प्रश्न हैं वो भी आपके पहले जायज़ वैसे ही आएंगे, लेकिन उसमें भी आपको अच्छे तरीके से उसको सोच समझ उत्तर लिखने हैं। और दूसरी बात है, भाग स तो आपका समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा पार्ट भाग ब है उसमें 3 प्रश्न, ठीक है ना, वो भी 25-25 नंबर के, तो आपको विशेष रूप से उसका ध्यान रखना, उसकी सब सीमा है 250 शब्द है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे लिखना है इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, काव्य तत्व परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है कि काव्य के तत्व के शब्द तत्व में मूल बात किसका प्रभाव होता है, अलंकारों का शब्द चमत्कार शब्द तत्व के अंतर्गत होता है।
ठीक है। एक दूसरा बात है, काव्य के तत्व के अंतर्गत शब्द के पश्चात का अर्थ। हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या, कोई कहता है मेरा नाम जौहर सिंह है। आप उससे पूछते हैं जौहर सिंह नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जौहर का अर्थ क्या होता है। इसलिए कोई भी काव्य होता है, काव्य के अंतर्गत जो शब्द के साथ साथ शब्द का अर्थ भी उसके अंतर्गत मूल रूप से विशेष उसका महत्व होता है। देखिए अर्थ तत्व में क्या है, शब्द चमत्कार से युक्त और उससे रहित दोनों ही रूपों में उसका अर्थ तत्व अनिवार्य है। काव्य के अंतर्गत शब्द रहो या नहीं रहो, या है या नहीं है, या उसमें संयुक्त रूप से नियोजित है या उसमें संयुक्त रूप से नियोजित है, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन उसमें अर्थ का दोनों ही रूपों में उसका अर्थ तत्व उसमें प्रभाव अनिवार्य होता है। ये बात काव्य के अर्थ तत्व में मूल रूप से बात आती है। इसमें अर्थ तत्व, यानी अर्थ तत्व है शब्द की प्रधान शक्ति। अर्थ तत्व कौन से शब्द की प्रधान शक्तियाँ, सब शक्तियों के आपका अलग मूल रूप से टॉपिक भी हैं, वो आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है ना। अर्थ में सब शक्तियों का विशेष प्रभाव होता है। सब शक्तियाँ आपको वैसे ही पता होगा, 3 सब शक्तियाँ मूल रूप से हमारे सामने आप लोगों ने पूर्व क्लास में पढ़ी होगी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ध्यान दीजिए, जो अर्थ शब्द की प्रधान क्या होती है शक्ति किसमें होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ध्यान दीजिए कैसे है कि अर्थ की अधिक रमणीयता, अर्थ की अधिक रमणीयता, अर्थ को अधिक चमत्कार देने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग होता है वो होता है व्यंजना, जिसमें वक्रोक्ति व्यंग्य का विशेष प्रभाव नियोजित होता है और उसमें विशेष प्रभाव उसमें होता है। किसमें, अर्थ के अंतर्गत जो व्यंजना शक्ति है उसका। एक दूसरा होता है लक्षणा, किसी काव्य के तत्व के अंतर्गत चमत्कार उत्पन्न करना है। पाठक या श्रोता हो या दर्शक हो, कोई भी काव्य वस्तु या कोई विषय वस्तु का रसास्वादन करता है, उसको पढ़ता है, उसको देखता है, उसके कानों में, उसके हृदय में, उसके मानस पटल में देखते ही पढ़ते ही क्या होता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से वो उसको पढ़ने से छू नहीं सकता। जब तक कोई विषय वस्तु को पढ़ता प्रारंभ करता हो, जब तक उसको पूर्ण रूप से नहीं पढ़ लेता, उसका पूर्ण रसास्वादन नहीं होता है। इसकी अभिव्यक्ति की बात आती है, चमत्कारिक अभिव्यक्ति होती है, वो हमारे सब शक्ति के अंतर्गत होती है लक्षणा सब शक्ति। लक्षणा सब शक्ति का जो आपको अलग से टॉपिक है वो बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। एक है होती है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, सामान्य रूप से कोई बात प्रस्तुत की जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अलंकार नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, ऐसी बात होती है, वो हमारी होती है अभिधा सब शक्ति। सामान्य बात प्रस्तुत करना, और कोई पाठक होता है, कोई श्रोता होता है, उसको समझ लेता है आसानी से, ऐसे तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति। यहाँ के अर्थ का सम्यक संयोजन अथवा औचित्य बुद्धि तत्व पर विशेष प्रभाव होता है और वही अर्थ के आधार पर। दूसरा अर्थ का साकारता कल्पना तत्व पर भी होता है और अर्थ का प्रभाव भाव तत्व पर भी होता है। ध्यान दीजिए, अर्थ का समय यानी सही रूप से, समय का मतलब तो सही रूप से संयोजन है या उसका औचित्य है, बुद्धि तत्व पर होता है। ध्यान दीजिए, बुद्धि तत्व भी आपके काव्य के तत्व के अंतर्गत आता है। अर्थ की साकारता है, अर्थ का साकार विस्तार, ठीक है ना, वो भी कल्पना तत्व पर होता है। तो तीसरी बात है अर्थ का प्रभाव। अर्थ का प्रभाव कैसे, किस पर क्या पड़ता है, श्रोता पर हो, चाहे पाठक पर हो, चाहे दर्शक पर हो, ठीक है ना, वो भाव तत्व पर विशेष का प्रभाव होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये तीनों अर्थ के आधार पर, बुद्धि तत्व पर, कल्पना तत्व पर और भाव तत्व पर अर्थ का विशेष प्रभाव होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको तीसरा भाव तत्व, ध्यान देने की बात है, भाव तत्व भी काव्य के मूल तत्व के अंतर्गत एक तत्व माना जाता है। वैसे भाव तत्व, ध्यान दीजिए, भाव अगर कोई कवि कोई प्रश्न, कोई भी शब्दों का नियोजन करते हुए या कोई विषय वस्तु को देख करके उसको शब्दों को नियोजित रूप से लिखते हैं, वो अपनी मन की जो भावनाएं होती हैं वो इतना एकदम विस्फोट के रूप में कह सकते हैं, इतना नियोजित रूप से लिखता है कि वो उस कवि विशेष पर, उसकी मानसता पर या उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है।
जो मूल रूप से उसमें जो बातें होती हैं मैं आपको यहाँ पर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि काव्य में भाव तत्व अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है काव्य के तत्वों में सबसे प्रधान तत्व कौन सा है? आप कहेंगे भाव तत्व, क्योंकि भाव के माध्यम से ही व्यक्ति अपने काव्य का ताना बाना गूंथता है। भाव उसमें प्राण तत्व कह सकते हैं। अगर काव्य तत्व में से प्राण इसको भाव तत्व को निकाल देंगे तो वो काव्य प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है। कल्पना में डूब करके कवि अपनी कल्पना के संसार में डूब करके अपने भावों को नियोजित करता है, विस्तार देता है, साकार रूप देता है। और छंद के स्वरूप का विधायक एवं शब्द प्रभाव होता है। छंदों का सहारा लेते हुए, अलंकारों का सहारा लेते हुए वो अपने भावों को आगे बढ़ाता है। भाव कहते हैं संक्रामक होते हैं, संक्रमण, यानी भाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरंत गति से क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। आप कोई भी मूवी का गाना सुनते हैं और वो गाना सुनते ही आपके कर्ण पटल में या मानस पटल में उसके जो शब्द हैं, उसके जो बोल हैं, आपको कितने प्रभावित करते हैं, वो तुरंत आपको याद हो जाता है। वो लोगों के कंठों की माला बन जाता है। इसीलिए बच्चों ध्यान देने की बात है, क्या है? भाव क्या संक्रामक होता है। वो लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तुरंत फैल जाता है और वही काव्य का मूल तत्व इसमें कहलाता है। इसी प्रकार से भावों को साकार रूप देना, क्या कहते हैं? भावों को साकार रूप देने वाले शब्द, अर्थ और कल्पना तत्व तीन है। भावों को साकार रूप देने वाला कौन से तत्व है? शब्द तत्व है, अर्थ तत्व और कल्पना। तीनों का नियोजन होने के साथ ही भाव तत्व का मूल तत्व हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तीन तत्व होंगे, भाव उसका मूल रूप से सही रूप से उसको वर्णित होगा। और एक अगला टॉपिक आता हमारा इसी के अंतर्गत, जो कल्पना तत्व काव्य के तत्व के अंतर्गत वो होता है कल्पना तत्व। ध्यान दीजिए, हम कल्पना करते हैं और कल्पना हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन कल्पना करना भी बहुत अच्छी बात है। कल्पना को अपन कहते हैं स्वप्न देखना, ठीक है ना, कल्पनाएं करना। अब देखिए कल्पना कवि तत्व, साहित्य के अंतर्गत जो कवि होता है वो कल्पनाएं डूब करके वो अपने काव्य की रूप सृष्टि करने वाली शक्ति को विस्तार रूप देता है। वो क्या करता है? कवि निराकार वस्तुओं को, निराकार जो वस्तु होती है भावों को, निराकार वस्तु और जो भाव है वो उसको साकार बनाने का प्रयास करते हैं। हम कोई भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसकी चित्रात्मकता जो शैली हमारे सामने उपस्थित हो, तो ऐसा एहसास होता है पाठक को, श्रोता को, कि हम उसी परिवेश में उसको देख रहे हैं। इस प्रकार की जो एक कल्पना का जो एक संसार उत्पन्न करता है वो है कल्पना तत्व कवि का। इसी के बाद में एक और पता है कि तथ्य को चित्र में बनाना, चरित्र या कोई जो पात्र होता है किसी भी काव्य के अंतर्गत, उसके व्यक्तित्व को लोगों के समक्ष उसके साक्षात्कार करना। उसके व्यक्तित्व के दो रूप होते हैं, अच्छाई होती है या सात्विक होती है या तामसिक होती है। दोनों स्वरूपों को साथ साथ लेकर के काव्य जो कहानी है वो आगे बढ़ती है और कल्पना तत्व के माध्यम से घटना का पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना, कोई घटना होती है उसको पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना, ये कल्पना तत्व का विशेष प्रभाव, कल्पना तत्व इसमें विशेष रूप से अपना प्रभाव रखता है। भाव को जगाने वाले चित्र अंकित करना क्या है? कल्पना तत्व की बात है। तो कल्पना तत्व भी एक बहुत ही बहुत काव्य के तत्व अपना मूल प्रभाव रखता है। और एक अंतिम जो आपके काव्य के तत्व हैं वो है बुद्धि तत्व। बुद्धि यानी शैली तत्व। शैली का मतलब होता है काव्य लिखने का तरीका। शैली का मतलब है काव्य को किस प्रकार से लिखा जाए, गद्यात्मक लिखा जाए, पद्यात्मक लिखा जाए, या उसमें कैसी कैसी शैलियाँ का प्रयोग किया जाए, आदि आदि कवि के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से जैसे हम हिंदी साहित्य में तुलसी को पढ़ते हैं तो बिहारी को पढ़ते हैं, शूर को पढ़ते हैं, प्रसाद को पढ़ते हैं, पंत को पढ़ते हैं, आदि वर्मा को पढ़ते हैं, सबकी विषय वस्तु को पढ़ते हैं। तो सबकी जो बुद्धि तत्व हैं या शैली तत्व हैं उसका सबका अलग अलग स्वरूप है। इसीलिए काव्य के अंतर्गत शैली तत्व भी एक मूल रूप से प्रभाव रखता है। शैली काव्य का मूल आधार ढांचा है, ठीक है ना, इसी से उसके काव्य का निर्माण होता है। आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम
मैं आपको काव्य के हेतु के बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।